मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सितंबर का महीना यानी कि आधा वित्त वर्ष अब खत्म हो गया मानिए, और अब आपके पास बाकी है आधा साल जिसमें करनी है आपको टैक्स प्लानिंग। वैसे आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे चलिए लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग से तो फायदा हो ही जाता है, तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने का क्या फायदा। तो आपको बता दें, जो आप बचत का निवेश करते हैं उसमें सिर्फ टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। अगर आप समय पर निवेश करें तो आपको मुनाफा भी तो कमाना होता है। इसलिए समझदारी से अगर किया हुआ निवेश है तो आपको टैक्स के साथ मुनाफा भी कमा के दे सकता है। ये लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग में नहीं हो सकता। इसलिए हम आज आपकी मदद करेंगे आपकी टैक्स प्लानिंग करने की, वो भी एकदम टाइम पर। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा देते हैं। कपिल मित्तल हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट। उनसे चर्चा की चलिए करते हैं शुरुआत, और टैक्स की कुछ और उलझनों को भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। कपिल, जैसा मैंने शो की शुरुआत में बोला, टैक्स बचत का जो निवेश होता है उसको लोग काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं और सोचते हैं चलिए मार्च तक का टाइम है, डेडलाइन के कुछ देर पहले तक भी अगर निवेश कर दें तो उनको टैक्स बचाने में आसानी तो होगी ही, लेकिन वो शायद इसके लॉन्ग टर्म फायदों के बारे में नहीं सोचते हैं। आलस हो गया या फिर टाइम नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है। तो टैक्स बचत का निवेश अभी जो हमारे पास आधा वित्त वर्ष बाकी है उसमें आप क्या सजेशन देंगे लोगों को टैक्स प्लानिंग की, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए स्वाति जी, आपने एकदम ठीक कहा कि हमारे यहाँ ना लोग काफ़ी आलसी हैं, तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है ये असरटेन करने में कि उन्हें टैक्स प्लानिंग कब करनी चाहिए। देखिए सबसे अच्छा समय तो है कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर के वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में ही अपनी प्लानिंग को कर लें। हम ये पता लगा लें कि हमारी कितनी इनकम होने वाली है, कौन कौन से सोर्सेज से, कौन कौन से हेड से हमें इनकम होने वाली है। जैसे अगर हम इनकम की बात करें तो एक हमारी सैलरी इनकम हो गई, या हमारी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साल के शुरुआत में या जब भी आप जागरूक हो जाते हैं इसके ऊपर, तो अपना सबसे पहले एक आकलन करें कि आपको पूरे साल में इनकम होनी कितने वाली है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपने कोई शेयर्स ले रखे हैं तो वहाँ से आपको डिविडेंड इनकम भी आ सकती है, या फिर कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो बहुत सारी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी इनकम का अनुमान लगाना है सबसे पहले कि आपको कितनी इनकम होने वाली है। उस इनकम के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको किस किस तरह की प्लानिंग करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। बहुत बेसिक सी जो प्लानिंग सभी लोग करते हैं कि हमने LIC ले ली, 80C में जो हमें 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस वो ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे LIC लेना एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथ ही साथ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आप टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी लेंगे, प्लस आप कुछ कमा भी सकते हैं, जिसमें कि यूलिप और आपका FDs होती हैं टैक्स सेविंग की, उसमें आप जा सकते हैं। आप ELS स्कीम में जा सकते हैं, आप NPS में जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और आप बेनिफिट ले सकते हैं। बट उन सबको मिला के आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। इसी तरह से अगर आप कोई हाउसिंग इनकम आपके पास आ रही है तो वहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, आप होम लोन ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक एक करके हम इन पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ करता हूँ इसमें कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो कौन कौन से बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप अपना EPF का बेनिफिट ले सकते हैं, आप HRA का डिडक्शन ले सकते हैं, आपके पास एक 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जो कि सैलरी इनकम नहीं है और आपकी कोई भी सोर्सेज की इनकम है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी कुछ डिडक्शंस हैं। जैसे कि अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है तब भी आप चाहे तो 5,000 रुपये महीना का एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो इनकम टैक्स में आपको दिया गया है। उस डिडक्शन के अंदर वो कंपेंसेट करता है बेसिकली आपको कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको HRA का कोई भी अमाउंट नहीं मिल रहा है आपकी सैलरी में या फिर आपकी अदर इनकम्स में, तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा डिडक्शन है जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता। आपको 5,000 रुपये महीना के हिसाब से साल के 60,000 रुपये आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे हमने बात करी, स्वाति जी आपने बताया कि हम इन्वेस्टमेंट इस तरह से करें कि हमारी टैक्स सेविंग भी हो जाए और हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट मिले। तो इसमें एक बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली हुई है, सुकन्या की स्कीम, जिसमें कि अगर आपका कोई फीमेल चाइल्ड है
तो आप उसका एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ आप कुछ डिपॉजिट्स डाल सकते हैं। वो डिपॉजिट्स आपके 80C के अंदर 1.5 लाख की लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं, प्लस उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी आपका एग्जेम्प्ट होता है 80C में। वो पैसा जब आपका जो गर्ल चाइल्ड है, जब वो बड़े होंगे, जब वो मैच्योर होंगे, तो उनके आपके एजुकेशन में, शादी में, बाकी चीज़ों में आप आराम से खर्च कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसके अलावा आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है, कह रही है कि अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाए, जो कि अभी हम डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। अब एक ऑप्शन है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है, जिसमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में आप लोन लेते हैं, उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, जो ब्याज पे करेंगे, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जहां वो बेनिफिट 100% ले सकते हैं। हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि हम गाड़ी प्लान कर रहे होते हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, अब दिवाली का सीज़न आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो हमें गाड़ी लेनी है। उस गाड़ी को आप चेंज कर सकते हैं, डबल बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? एक तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा सकते हैं, जहां आपका रनिंग कॉस्ट और बाकी चीज़ें कम हो जाती है, प्लस उसका जो लोन है उसके इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि अभी जो डिडक्शन अलाउड है, वो जो भी आप लोन लेंगे वो 31 मार्च 2023 तक वो लोन आपको ले लेना है, तभी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं है। हो सकता है कि इस जो बजट अभी आएगा अगले साल के लिए, उसमें डेट्स को बढ़ा दिया जाए, बट अभी की जो डेट्स है वो 31 मार्च 2023 तक है। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं, और एनपीएस है। 80C में हमारे पास डिडक्शन 1.5 लाख तक की है। एनपीएस के अंदर आप उस डिडक्शन को 1.5 लाख से 2 लाख तक कर सकते हैं। एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है जहां 50,000 रुपये डालकर अपनी डिडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, प्लस उस पर कुछ कमा भी सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप डील कर सकते हैं। जो मेजरली चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं, और आपने कपिल हमें और ये तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं जो 80C के उस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। हाँ, एनपीएस का आपने जिक्र किया, जिसमें आपको 80CCD1 के तहत 50,000 की अतिरिक्त छूट मिलती है, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप 1.5 लाख का नहीं बल्कि 2 लाख की टैक्स छूट ले सकते हैं अगर आप एनपीएस में योगदान देते हैं तो। टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचिका, आपका स्वागत करते हैं। कपिल हमें यही बता रहे थे कि समय पर टैक्स प्लानिंग के कितने फायदे हैं और कितने सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, स्कीम्स है जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स का अब तक हमने जिक्र किया है, एनपीएस की हमने चर्चा की, लेकिन एक बहुत ही कमाल का एक इंस्ट्रूमेंट या स्कीम हम कह सकते हैं जिसमें आप इक्विटी का भी लाभ ले सकते हैं और साथ ही साथ 80C का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। और ये भी इनफैक्ट एक ऐसी स्कीम है जिसमें आनंद फानन में लोग निवेश कर देते हैं और सोचते हैं कि चलिए कम से कम टैक्स तो बचा लिया, लेकिन ELSS के फायदे बहुत हैं। ना सिर्फ टैक्स बचाता है बल्कि मुनाफा भी कमा कर देता है। तो अभी कोई टैक्स बचत के साथ मुनाफा कमाना चाहता है तो ELSS एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके नजर में? बिल्कुल स्वाति, इस समय अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आधा साल निकल गया, आधा साल बचा है, तो हम कैसे प्लान आउट करें इस आधे साल को कि हमारा टैक्स जो है वो कम हो और हम टैक्स के दायरे में भी रहें। तो अगर आप ELSS की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम जब कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग करते हैं तो नॉर्मली हम कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग हमेशा साल के आखिर में करते हैं। अगर हम ELSS के थ्रू जाते हैं, हम SIP में इन्वेस्ट कर देते हैं और ELSS के थ्रू जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप देखें हमारी मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है, तो वो जो वोलेटिलिटी है उसको भी क्रब करता है और साइमल्टेनियसली हमें 80C की वो डिडक्शन भी देता है। सिमिलरली अभी आप जो टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो 15 सितंबर भी आ रही है, हमारी एडवांस टैक्स की डेट भी है, तो हम अभी तक जितना कमा चुके हैं हमें आइडिया तो हो ही गया हमने इस साल में कितना कमाया और आगे कितना कमाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो एडवांस टैक्स की डेट्स जो बची हैं हमारी 3, उसमें हम इस तरह से टैक्स पे कर सकते हैं ताकि हम 234B और 234C की जो इंटरेस्ट है उससे हम बच सके। सिमिलरली टैक्स प्लानिंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप अभी ELS की बात कर रहे हैं, इसी तरह से जिन लोगों ने कैपिटल गेन्स अर्न किए हैं और उनको काफी हैवी कैपिटल गेन्स हुए,
तो उन लोगों को अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो जो आगे वाली एडवांस टैक्स की जो भी हमारे टैक्स ड्यूज हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली बांट सकते हैं, अगेन जिसके अंदर वो इंटरेस्ट से बच सकते हैं। सिमिलरली काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी में हाइक हुआ होगा इस साल, या फिर उनकी रेंट की जो है रिसिप्ट जो है वो चेंज हुई होगी, उन्होंने रेंट अब ज्यादा दे रहे होंगे, या फिर हाउस रेंट अलाउंस उनको ज्यादा मिल रहा होगा, तो उनको नई रेंट रिसिप्ट भी अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी, जिससे वो नए तरीके से टैक्स कंप्यूट करेंगे, नए तरीके से टीडीएस काटेंगे, ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर ज्यादा ना बने। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, बचे हुए साल को देख सकते हैं। हम साल के आखिर में हमेशा 31 मार्च को नॉर्मली भागते हैं और देखते हैं एलआईसी में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें टैक्स बेनिफिट हो। तो आपने ये जो तरीका बताया एसआईपी का, एक ये तरीका अच्छा है जिसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा जाता है, एटीसी का बेनिफिट भी ले रहे हैं, और मार्केट को भी हम जो वॉलेटिलिटी है उसको कर्ब कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम अभी इसके अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढ सकते हैं एटीसी में, जिसके अंदर ये जो 7 महीने है इसका इंटरेस्ट भी हम कमाएं और अल्टीमेटली एटीसी का बेनिफिट भी उठाएं। तो हम बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनको हम देख सकते हैं और हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे पास अभी काफी समय बचा है जिसको हम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तभी यही हमारा मकसद था कि आपको एक रिमाइंडर दे दें कि अपनी टैक्स प्लानिंग की शुरुआत कर लीजिए। अगर नहीं की है शुरुआत, क्यों मार्च तक का इंतज़ार करना है, या क्यों जनवरी में एकदम आनन फानन में टैक्स प्लानिंग करना। थोड़ा सा इत्मीनान से करेंगे तो आपको टैक्स बचत के साथ मुनाफा भी कमाने को मिल सकता है। यहाँ पर क्योंकि हम अलग अलग आय पर टैक्स की बात कर रहे हैं, सैलरी पर जो हमें सैलरी मिलती है उस पर टैक्स कटता है, हाउस प्रॉपर्टी से आय, बिजनेस या प्रोफेशन से आय, कैपिटल गेन से आय, ये तमाम टैक्स के दायरे में आती है। और अन्य स्रोत से आय भी है जो कि उन ऊपर के 4 के जो आय है जिसमें नहीं आता, वो अन्य स्रोत से आय में आता है। मैं अब अन्य स्रोत से आय में कौन कौन से टाइप ऑफ इनकम आती है वो थोड़ा सा क्लैरिटी अब लेना चाहूँगी। कपिल, जब हम अन्य स्रोत से आय की बात करते हैं तो इसको क्लासिफाई कैसे करें? क्योंकि हमारे हाथ में एक तो सैलरी आती है, फिर हाउस जैसे मैंने बताया, फिर या तो कैपिटल गेन से आय है, या फिर बिजनेस प्रोफेशन से हमें आय मिलती है। अन्य स्रोत से आय में क्या क्या आएगा? देखिए, अगर मैं एक इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो अन्य सोर्स में 2-4 मेजर हेड है जो आपके अन्य सोर्स के अंदर आ सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मेजर हेड है, जब भी आप कोई शेयर्स परचेज कर रहे हैं और उन शेयर्स पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो आपकी अन्य सोर्स की आय में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना कि पूरे साल में जितना भी डिविडेंड आपको मिल रहा है वो आपको अन्य सोर्स में टैक्स होगा। जनरली कई बार जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं वो भूल जाते हैं कि अपनी आय का आकलन करते वक्त उस पर एडवांस टैक्स निकालते वक्त कि उसमें उनको डिविडेंड भी इंक्लूड करना है। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अन्य सोर्स में अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव से और वो उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, अगर आपको मतलब अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो आपको शादी पे मिलने वाला गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है और रिलेटिव से मिलने वाला एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कई बार आपको आपका एम्प्लॉयर भी गिफ्ट करता है जिसकी कॉस्ट 50,000 से ऊपर हो जाती है, तो वो आपकी इनकम में ऐड होता है और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम में आ सकता है। प्लस जैसे आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज, तो क्रिप्टो करेंसीज में आजकल हर एक इंडिविजुअल हम देखते हैं हर दूसरा इंडिविजुअल लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट बनाने में कोशिश कर रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो करेंसीज में आपने पूरे साल में कोई भी अगर प्रॉफिट लिया है तो वो जो प्रॉफिट है आपका वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड होगा और वहाँ पर आपको टैक्स भी बहुत हैवी लगता है। क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो भी आपको कैपिटल गेन होता है उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि अगर पूरे साल में आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी में डील किया है या उसको ख़रीदा है या बेचा है जिससे आपको प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक नया लॉ आया है, नया रूल्स बने हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके, जिसमें कहा गया है कि अगर आपने कोई एक्स क्रिप्टो करेंसी परचेज करके सेल करी है उससे आपको गेन हुआ है और आपने कोई वाई क्रिप्टो करेंसी भी खरीदी थी जिसमें आपको लॉस हुआ है, वो आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। प्लस आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा।
आपकी जो परचेज कॉस्ट है उसका आप इंडेक्सेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि जो क्रिप्टो करेंसी से होने वाला आपको गेन है वो आपकी अदर सोर्सेज में जाएगा। इसके अलावा जो हम देखते हैं फैमिली पेंशन, एक आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं जिनको पेंशन्स मिल रहा है, या आपने कोई स्कीम ले रखी थी जिसमें आपको पेंशन मिल रहा है, वो पेंशन आपकी अदर सोर्सेज में टैक्स होती है। उसमें आपको डिडक्शन मिलती है 1/3 की जो भी आपको पेंशन रिसीव हो रही है, बट वो लिमिट कर दी जाती है 15,000 रुपये, सिर्फ 15,000 रुपये तक। तो ये कुछ एक एरियाज़ है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये अदर सोर्सेज की इनकम है जो हम जनरली अपने दिमाग से भूल जाते हैं, निकाल देते हैं कि ये इनकम भी हमें होने वाली है और हमारी बिल्कुल इनकम आपने में टैक्स सही कहा कपिल। रुचिका, क्योंकि अभी कुछ देर पहले कपिल बात कर रहे थे क्रिप्टो पर टैक्स की, बहुत ज़्यादा, जैसे उन्होंने भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा और इस साल बजट से तो उस पर टैक्स भी लगा दिया गया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माना जाता है। पर उसके अलावा भी काफ़ी एंटिसिपेटरी जो गेम्स हैं, जैसे गेमिंग हो गई, हॉर्स रेसिंग हो गई, लॉटरी हो गई, इससे जो पैसा आता है क्या वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही गिना जाएगा? बिल्कुल स्वाति, यह जानना बहुत जरूरी है कि अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो हमारे इनकम टैक्स में बेसिकली 5 हेड है। पहला हमारा सैलरी है, तो जो भी सैलरी क्लास एम्प्लॉयज है अपना वो टैक्स जो है वो सैलरी के हेड में पे करते हैं। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आप मकान किराए पे दे रहे हैं तो किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा। यहाँ पे एक कैच है, अगर आपने आगे उसको, किराएदार ने उसको आगे सबलीज कर दिया, तो उस केस में किराएदार के हाथ में अब जो किराया आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। माने मकान मालिक अगर किराया लेता है तो हाउस प्रॉपर्टी है, किराएदार उसको आगे सबलेट कर देता है तो उसके हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। नेक्स्ट हेड हमारा है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। जब भी आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो इस हेड के अंदर टैक्सेबल है। नेक्स्ट हमारा कैपिटल गेन्स है। जब भी आप कोई एसेट बेचते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन्स के अंदर आएगा। अब इन सब से हटके अगर आपके पास कोई इनकम है तो वो सारी अदर सोर्सेज में आएगी। जब मैं इस इनकम की बात करती हूँ तो गिफ्ट तो हमने डिस्कस किया ही है, गिफ्ट जो होगा वो अदर सोर्सेज के अंदर आता है और हमारा गिफ्ट जो है वो 50,000 रुपए तक का माफ है। क्रिप्टो करेंसी अगेन जो हमारा हॉट टॉपिक है। इसके साथ साथ अगर आप लॉटरी है, कार्ड गेम्स है, हॉर्स रेस है, आप कुछ भी ये सब खेलते हैं और जीतते हैं तो जो भी विनिंग अमाउंट है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। उसके अंदर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। माने क्रिप्टो करेंसी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, आपका जो भी इस तरह की गैम्बलिंग से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम है वो सारी अदर सोर्सेज में आती है और 30% फ्लैट इसके ऊपर टैक्स रेट है। इसमें से कोई डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर उन्होंने एक बेनिफिट दिया है कि जो कॉस्ट है उसकी क्रिप्टो की वही माइनस कर सकते हैं, बाकी सब में कोई खर्चा अलाउड नहीं है। जितनी इनकम है सीधा 30% टैक्स देंगे, लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के हेड अंदर से भी हेड में भी से भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखें, जब मैं मकान किराए पे दे रही थी तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल था। अगर मैं जमीन किराए पे देती हूँ तो वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। तो ऐसी काफी सारी इनकम जो है जो हमारी ऊपर 4 हेड में नहीं आती है वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। जैसे हमारा डिविडेंड इनकम है, हमारा राइट। और मैं कपिल के पास जाती हूँ। रुचिका का कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम हुआ, पर बात उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी कि कौन कौन सी आय टैक्स के दायरे में आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। वेरी क्विकली, कौन सी आय टैक्स फ्री है? क्योंकि कई ऐसे इनकम्स है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता, उसमें से कुछ का अगर आप जिक्र करें कपिल। देखिए, अगर हम एग्जेम्प्ट इनकम की बात करें जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एग्रीकल्चर इनकम, कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है, जो हम कृषि से हमारी जो आय होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। कुछ एक्सेप्शन है बट मेजरली हम समझ सकते हैं कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा कुछ हमारे टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगता। आपने देखा होगा प्रोविडेंट फंड के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बहुत सारे लोग पैसा जमा कराते हैं। उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट 1.5 लाख तक जो आपने डिपॉजिट कराया है, उस 1.5 लाख तक के डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी इनकम में एग्जेम्प्ट होता है। तो इसी तरह से कुछ छोटी छोटी इनकम्स उसमें दी गई हैं। LIC वाला जो आपको पैसा रिसीव्ड होता है मैच्योरिटी पे, वो आपके उसमें एग्जेम्प्ट होता है। तो इस तरह की कुछ इनकम्स हैं जिनका बेनिफिट दिया गया है, जहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, जिसमें जनरली हम देखते हैं NPS हो गया, ELSS हो गया, या इन सब चीज़ों पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ओके।
अब ये जानना जरूरी है उन लोगों के लिए रुचिका जिनका रिफंड अब तक नहीं आया है या पे उन्होंने चेक नहीं किया है, क्योंकि अभी बस हाल ही में आईटी विभाग ने आंकड़े भी जारी किए कि कितने रिटर्न किए गए, भरे गए और कितना रिफंड दिया गया है। तो कई लोगों का रिफंड अटक भी जाता है किसी कारणों से। अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, अभी नए आंकड़े आए हैं जिसके हिसाब से 2 करोड़ केसेस के अंदर सरकार ने जो है रिफंड जारी किया है और 1.14 लाख करोड़ जो है सरकार ने रिफंड ग्रांट किया है इस साल का, अभी जो रिटर्न भरी गई थी उनके ऊपर। अब हम जब बात करते हैं कि आपका रिफंड अगर अभी नहीं आया है तो क्या किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमें प्रोसेस जानना जरूरी है कि हमें रिफंड मिलता कैसे है। हम पहले जैसे ही रिटर्न फाइल करते हैं हमारी रिटर्न वेरीफाई होती है, हमारी रिटर्न वेरीफाई होने के बाद हमारी रिटर्न जो है वो प्रोसेस होती है। तो अगर जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, हमें 143(1) का, अगर 100 रुपए से ऊपर का रिफंड है, हमें एक मैसेज आता है ऑटोमेटिक कि आपका इतना रिफंड है और उसके ऊपर इतना, रिफंड के ऊपर इतना इंटरेस्ट है। आपका जो मैसेज आता है उसके 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिफंड है वो आपको मिल जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आपको ये रिटर्न प्रोसेस हो गई है मगर आपके अकाउंट में अभी तक रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये जानना जरूरी है कि ये रिफंड आपको क्रेडिट क्यों नहीं हुआ। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो आपने बैंक अकाउंट अपना दिया था पोर्टल पे वो प्री वैलिडेट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो प्री वैलिडेट कराइए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना बैंक अकाउंट जो प्री वैलिडेट करा रखा है वह बैंक अकाउंट चेंज हो गया है, वो अकाउंट बंद हो चुका है या उसमें कुछ और चेंजेस हैं। तो इसके लिए आपको अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके फिर दोबारा अपना बैंक अकाउंट रीवैलिडेट कराना पड़ेगा, तभी आपको ये रिफंड आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो है आपको 143(1)(a) का नोटिस आ गया है, सॉरी इंटीमेशन आ गई है, उसके अंदर कुछ करेक्शंस हैं जो आपको उसके अंदर करेक्शंस करनी है। आपकी इनकम उन्होंने कुछ डिडक्शंस जो है डिसअलाउ कर दिए हैं या फिर आपका पुराना जो कुछ डिमांड थी वो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करी है, तो या तो आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करिए या फिर आप उसके अंदर जो करेक्शंस करनी है करेक्शंस के लिए रिप्लाई कीजिए और फिर जब आपका रिफंड फिर दोबारा आप प्रोसेस करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रिफंड के लिए और शायद फिर आपको वो रिफंड मिल जाएगा। बिल्कुल, तरीका भी हम दिखा रहे हैं, जैसा रुचिका आपने बताया भी कैसे आप अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं और किसी भी डिस्क्रिपेंसी में कि अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन नहीं आया, कोई गलती नहीं है तब भी, तो टोल फ्री नंबर अभी हमने दिखाया 1800-103-4455 का, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आईटी विभाग की जो नई ई फाइलिंग पोर्टल है उस पर भी जाकर आप अपना शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे रुचिका भगत आपका और साथ ही कपिल मित्तल आपका भी हमारे साथ बहुत सारी टैक्स उलझनों को दूर करने के लिए और लोगों की टैक्स प्लानिंग में मदद करने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।